नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे गृह मंत्री का प्रवेश, उद्योगपतियों का निवेश। उत्तराखंड के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में दिसंबर 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान उद्योग जगत के द्वारा एमओयू अब धरातल पर उतर रहे हैं। उत्तराखंड में अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतर चुका है और इसी मौके को ऐतिहासिक बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से आज रुद्रपुर के मनोज सरकार स्टेडियम में उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन में केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और अध्यक्षता मुख्यमंत्री धामी ने की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आयोजन राज्य के औद्योगिक विकास को नई दिशा देगा, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार के व्यापक अवसर भी देगा। साल 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान राज्य सरकार को 3.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इनमें से 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है, जो उत्तराखंड के औद्योगिक विकास के प्रति निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह आयोजन स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन देगा और राज्य की आर्थिक समृद्धि के नए द्वार खोलेगा। वहीं विपक्ष का कहना है कि पहले भी निवेश होते थे, कोई इन्वेस्टर समिट नहीं होते थे। आज इन्वेस्टर समिट के नाम से करोड़ों खर्च होते हैं, जबकि धरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड सरकार की ओर से 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान उद्योग जगत के साथ हुए एमओयू अब जमीन पर उतर रहे हैं। इस आयोजन के बाद उत्तराखंड में अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतर चुका है। इसी मौके को ऐतिहासिक बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से आज रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव आयोजित किया गया। देश में पहली बार किसी राज्य सरकार द्वारा निवेश के उपरांत इस तरह के आयोजन के जरिए निवेश की असल स्थिति जनता के सामने रखी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर में दोपहर 12 बजे शुरू हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की, जिसमें उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में नए स्थापित उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ ही अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस आयोजन के जरिए राज्य सरकार उत्तराखंड में निवेश के माहौल को प्रोत्साहित करना चाहती है, ताकि अधिक से अधिक निवेशक उत्तराखंड का रुख करें। इससे राज्य में आर्थिक गतिविधियां तेज होने के साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। 2023 में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देहरादून में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था, जिसमें 3,54,000 करोड़ की हमारे साथ समझौतों पर हमारा करार हुआ था विभिन्न निवेशकों के साथ। उसमें से लगभग 1 लाख करोड़ की अब ग्राउंडिंग पर काम हो गया है, काम प्रारंभ है, तेज़ी से काम चल रहा है। तो चूँकि ये निवेशकों के लिए भी और राज्य के लिए भी, चाहे वो रोजगार सृजन की दृष्टि से हो या राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से हो या डेवलपमेंट की दृष्टि से हो, औद्योगिकरण की दृष्टि से हो, सभी दृष्टि से एक अच्छा हम लोगों ने लक्ष्य प्राप्त किया है। और आदरणीय गृह मंत्री जी आकर जो है उस ग्राउंडिंग जो सेरेमनी होगी उसमें भाग लेंगे। सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है जो भाजपा जिसको करने में सिद्धहस्त है। केवल उत्तराखंड के युवाओं की आंखों में धूल झोंकते जाओ। आप मुझे बताइए, 1 लाख करोड़ से ज्यादा की अगर ग्राउंडिंग हो रही होती तो हमारे युवाओं को के हाथों को काम नहीं मिलता क्या? फिर बेरोजगारी की दर इतनी प्रचंड क्यों होती हमारे प्रदेश के अंदर? त्रिवेंद्र रावत सरकार ने इन्वेस्टर समिट कराया, उनके रास्ते पर चलकर पुष्कर सिंह धामी जी ने इन्वेस्टर समिट कराया। त्रिवेंद्र रावत जी ने कहा 1,40,000 करोड़ के एमओयू हुए, लेकिन 10,000 भी धरातल पर नहीं निकला उतरा। धामी जी ने कहा 2.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए, लेकिन विभागों ने कुछ नहीं बताया। हम बार बार कहते रहे कि अगर निवेश आया है प्रदेश के अंदर तो श्वेत पत्र जारी क्यों नहीं करते? किस विभाग में कितना निवेश आया है, किस काम के लिए निवेश आया है और कितने लोगों को आपने रोजगार दिया है? आप जिले वाइज बताइए कि कितने युवक और कितनी युवतियों को आपने रोजगार दिया, कौन से विभाग में रोजगार दिया, क्या करने के लिए और कितना उनका पे स्केल होगा।
बता दें, दिसंबर 2023 के दौरान देहरादून में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान कुल 3,57,693 करोड़ के 1,779 एमओयू साइन किए गए थे, जिससे राज्य में 81,327 नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। इन एमओयू के आधार पर राज्य में अब तक 1 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग हो चुकी है। दिसंबर 2023 में आयोजित इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जबकि समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान हुए एमओयू: ऊर्जा कुल 1,03,459 करोड़ के 157 एएमयू, रोजगार 8,472 में ग्राउंडिंग 40,341 करोड़ रुपए, उद्योग कुल 78,448 करोड़ के 658 एमओयू, रोजगार 44,663 में ग्राउंडिंग 34,086 करोड़ रुपए, आवास कुल 41,947 करोड़ के 125 एमओयू, रोजगार 5,172 में ग्राउंडिंग 1,55,000 करोड़ रुपए, पर्यटन कुल 47,646 करोड़ के 437 एमओयू, रोजगार 4,694 में ग्राउंडिंग 8,635 करोड़ रुपए, उच्च शिक्षा कुल 6,675 करोड़ के 28 एमओयू, रोजगार 4,428 में ग्राउंडिंग 5,116 करोड़ रुपए, अन्य कुल 79,518 करोड़ रुपए के 374 एमओयू, रोजगार 13,898 में ग्राउंडिंग 3,292 करोड़ रुपए। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि प्रदेश के लिए बहुत खुशी की बात है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान उद्योग समूहों के साथ जो भी निवेश संबंधित समझौते किए गए थे, वो अब तेजी से धरातल पर उतर रहे हैं। इससे उत्तराखंड में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। हम उद्योग स्थापित करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। मजबूत आधार, भूत सुविधाएं, शांत वातावरण से उत्तराखंड निवेशकों की पसंद बनकर उभरा है। वहीं विपक्ष का कहना है कि जिस अवधारणा से उत्तराखंड की मांग की थी, वो कहीं भी धरातल पर दिखती नहीं। देखिए, बहुत ही अच्छे रूप में सामने आ रही है इन्वेस्टर समिट के नतीजे, जो 2023 में हमारे मुख्यमंत्री जी ने इन्वेस्टर समिट यहाँ पर ये चलाया था, और जिस प्रकार से लगातार इन्वेस्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं, इससे ये जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, इसकी वजह से हमारे यहाँ पर जो पलायन की समस्या, उससे भी निजात मिलेगी, युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, उत्तराखंड और विकास की धरा पर आगे बढ़ेगा। तो इसी क्रम में कल हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी रुद्रपुर आएंगे और वहाँ पर इस प्रकार से 1 लाख करोड़ से अधिक के इन्वेस्टर समिट के तहत ग्राउंडिंग करेंगे। तो ये सब चीज़ें हमारे उत्तराखंड के विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक थी, और इसको हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने धरातल पर उतारा। और हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार निरंतर जिस प्रकार से पलायन को रोकने के लिए कार्य कर रहे हैं, उसके तहत जो समिट हुआ और समिट के बाद जो अब ये कार्य धरातल पर उतर रहा है, उससे ये कहा जाता है कि विकास की धरा पर निरंतर आगे बढ़ता उत्तराखंड एक नया उत्तराखंड बनकर सामने आ रहा है। हम बार बार कहते हैं, हम उत्तराखंड क्रांति दल वालों का एक ही मकसद था। जिस अवधारणा से हमने उत्तराखंड की मांग की थी, वो धरातल पर कहीं भी दिखती नहीं है। पिछले कई इन्वेस्टर समिट हुए हैं, लेकिन उनकी भी कितना परसेंट, हमने कई डिबेटों में इसको पूछा है कि कितना परसेंट अभी तक धरातल पर काम हुआ है, और ये जो इन्वेस्टमेंट समिट हुआ है, इसका असर कितना हुआ है, ये धरातल पर 0 है। ऐसी स्थिति में अगर ये कहा जाता है कि जो 3 लाख इन्वेस्टर समिट के जो दौरान जो एमओयू के साइन हुए हैं, उसमें से 1 लाख करोड़ जो है ये धरातल पर आने की संभावना है, और उसको हम जश्न के रूप में मनाएंगे, तो ये सरासर गलत है। इसको सबसे पहले आप धरातल पर लाइए। धरातल पर जो हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, जो हमारे यहाँ पर जिस मकसद से ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया जाएगा, उसका मकसद पूरा हो जाएगा। उत्तराखंड की ग्राउंडिंग सेरेमनी केवल निवेश के आंकड़ों की बात नहीं है। क्या यह राज्य की दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता, प्रशासनिक इच्छा शक्ति और नीति निर्धारण की स्पष्टता का प्रमाण है। रुद्रपुर में होने वाला यह ऐतिहासिक कार्यक्रम
राज्य को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और रोजगार सृजन में अग्रणी बनाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। कुंवर जपेंद्र सिंह जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, राजेंद्र चौधरी प्रदेश महामंत्री कांग्रेस पार्टी की ओर से, दीपक रावत जी केंद्रीय मंत्री यूकेटी, रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी जी, अध्यक्ष एसएम, कुलदीप राणा जी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं। शुरुआत जपेंद्र जी के साथ में कर लेते हैं। जपेंद्र जी, बहुत अच्छी आज घड़ी है, हम कह लें कि निवेशकों का इंतजार हो रहा था, वो आए प्रदेश में, लेकिन अभी भी विपक्ष कह रहे हैं कि भाई आपको जिलेवार स्पष्टीकरण दे देना चाहिए कि इतने इतने लोगों को इतने इतने सेक्टर्स में इतने इतने पे आउट पे हमने लगवाया है। उसकी जानकारी देने से पीछे क्यों हटती है बार बार सरकार? इसके पहले 23 के बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि भाई कितना निवेश आया, कितनी कंपनीज बनी, तब अलग अलग बहाने आ रहे थे। और अब जब आज इतना बड़ा कार्यक्रम भी अभी चल ही रहा है लगभग, उसके बाद भी विवाद चल रहा है कि आखिर स्पष्टीकरण देने से आपत्ति क्या है? साफ साफ बताइए ना, कितने लोगों को नौकरी मिली? बोलिए सर। सबसे पहले तो समस्त उत्तराखंड वासियों को इन्वेस्टर समिट के बाद 1 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग की हार्दिक बधाई हो, और हमारे स्क्रीन पे बैठे हुए पक्ष विपक्ष और हमारे सभी मीडिया के साथियों को भी, सबको, आप सबको भी बधाई हो। विपक्ष के पास प्रदेश में कोई काम नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास रहता है कि कम से कम विपक्ष को कोई काम दे के रखे। कल तक इनके पास हल्ला मचाने के लिए मुद्दा था कि आपकी ग्राउंडिंग कितनी हुई है, आप हमें बता ही नहीं रहे हो, बता ही नहीं रहे हो, बता ही नहीं रहे हो। तो इन्हें बताने से ज्यादा आवश्यक है ग्राउंड पे काम होना, और उस ग्राउंडिंग का जो तैयारियां चल रही थी, जो हुआ है, वो सब आज प्रदेश की जनता के सामने है। अब ये जिलेवार हल्ला मचाने लगे हैं तो चिंता ना कीजिए, आपके पास काम दे दिया गया है, आप अपने काम को लेकर मुखर रहिए। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी धरातल पर काम करती रही है, करती रहेगी। और ये जो 1 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग है, ये तो मात्र एक शुभारंभ है, ये तो एक शुरुआत है। आज केंद्रीय हमारे मंत्री अमित शाह जी आए हैं, उन्होंने आके इस देवभूमि के अंदर उस ग्राउंडिंग का शुभारंभ करा है, तो वो बार बार आते रहेंगे और बार बार आकर इसी तरह से उत्तराखंड को देवभूमि के विकास के जो पायदान हैं, जिन विकास की जो धारा बह रही है, वो इसी तरह हम प्रदेशवासियों को समर्पित होती रहेगी। और जहां तक विपक्ष का सवाल है, ठीक है, आपको राजनीति करनी है, आपको आलोचनाएं करनी है, आपको कमियां निकालनी हैं, तो आप अगले 10 साल यही सब करते रहें, तो शायद प्रदेश की जनता को भी खुशी होगी और हमें भी खुशी होगी। ठीक है राजेंद्र जी, जपेंद्र जी कह रहे हैं आप आगे 10 सालों तक कमियां निकालते रहिए। क्या निकालते रहिए? कमियां, मतलब आप कुल मिलाकर समझ जाइए, कहना है विपक्ष में आप बैठेंगे, आपका काम कमियां निकालना है, आप निकालेंगे। आप खूबियां तो गिनवाइए। अगर बीजेपी सरकार के 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का MOU हुआ होता तो 2023 में ये बड़े बड़े अखबारों में फ्रंट लाइन पे छपता कि 1 लाख करोड़ के जो है MOU हुए। ये इनका काम है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बड़ा बड़ा बोलो। और अगर ऐसा है तो ये इन्होंने बता दिया इतने लोगों को रोजगार मिल गया, इतने लोगों को मिल गया। कहाँ बांटे इन्होंने रोजगार पत्र? ये तो अगर चपरासी की भी नौकरी दे रहे थे, मुख्यमंत्री अपने हाथ से नियुक्ति पत्र दे रहे। अगर कहीं भी, और अगर ये इनके पास फार्मूला था धामी जी के, तो ये इन्होंने मोदी जी को क्यों नहीं दिया? वो काम का बेचारे जलील हो रहे, 22 साल हो गए, वो 11 साल में 22 करोड़ नौकरी देनी थी। अगर एक राज्य में ही उत्तराखंड में इन्होंने 10, 12, 15 लाख नौकरियां दे दी। रुक जाओ दीपेंद्र जी, अभी नए नए भाजपाई बने। अरे अभी तो हम बोले ही नहीं, हमने तो ठीक है ठीक है हमने तो सिर्फ समय मांगा है कि हाँ ठीक है जपेंद्र जी, मैं आऊंगी, सुन लेते हैं उनको, पूरा सुन लेते हैं, फिर आप काउंटर कर लीजिएगा। ठीक है जपेंद्र जी, अब आप प्लीज शांत हो जाएंगे प्लीज। हाँ बोलिए। गरिमा जी, हमारे यहाँ सोलानी नदी का पुल टूटा हुआ है, 31 महीने हो गए बनानी। ठीक। हमारे यहाँ रुड़की का 50% से ज्यादा ऐसा क्षेत्र है
जो आज की तारीख में जहाँ कहीं 1 फीट, कहीं 2 फीट, कहीं 2.5 फीट पानी भरा हुआ है, और हम थक गए। हम भी 6, 7, 8 साल से आवाज लगाते लगाते उस पर हुआ नहीं काम। गांव देहात में ये स्थिति है कि लोगों को जो है रोजगार नहीं है। और हमारे यहाँ एक शुगर मिल है, लक्ष्मी शुगर मिल, इकबालपुर शुगर मिल पे 100 करोड़ रुपया किसानों का बकाया, 1 रुपया नहीं दिया। जब 1 लाख करोड़ आ गए तो 18% तो जीएसटी, वैसे जो है 18,000 करोड़ जीएसटी आ गई, तो उनके 100 करोड़ किसानों के दिलवा दो। एक छोटा सा पुल बनाने के लिए तो ये सरकार डिपेंड करती है केंद्र पर, और यहाँ ये झूठ बोलने को नए नए जितने भी, कोई यूकेडी से गया, कोई कांग्रेस से गया, कोई बसपा से गया, कोई समाजवादी पार्टी से गया, इन्हें बेचारों को प्रवक्ता बना दिया। पता इन्हें कुछ है नहीं, इन्हें कागज दे दिया कि भाई ये झूठ बोलते रहो, और ये झूठ तुम्हारा जो है, कुछ एंकर भी हैं जो इन्हें पूरा शेडो करते हैं। ठीक है सर, ठीक है। जपेंद्र भाई, सच्चाई का आपको भी पता, सच्चाई का जितने लोग बैठे, लेकिन राजेंद्र जी, मैं चाहती हूँ कि जनता अगर इस सब का जवाब दे, जनता को सबसे ज्यादा सच्चाई पता होती है ना। हम न विपक्षी सत्ता दल से जरूर उम्मीद करते हैं, जनता को सच्चाई सबसे ज्यादा पता होती है, क्योंकि जनता भुक्तभोगी होती है। रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी, जनता ही प्रभावित होगी, हम और आप बहुत कम। ठीक है, वो जवाब देना अगर इनको, तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, जपेन जी कुछ कह रहे हैं, आप ही के जवाब में उनको सुनेंगे, फिर बाकी मेहमानों को करते। जपेन जी, कम शब्दों में और जल्दी से। 2014 तक और जो हमारा 17 का चुनाव था, जो 17 से 22 और 22 के बाद दोबारा चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनी है, केवल और केवल 16,000 लोगों को रोजगार दिया गया था। और पिछले 4 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 24,000 लोगों को रोजगार से जोड़ा गया। अगर हमारे अभी साथी प्रवक्ता कांग्रेस के, हम तो इन्हें बहुत समझदार मानते थे, बहुत एक परिपक्व लीडर समझते थे, लेकिन जिस तरह की भाषा शैली, जिस तरह का ज्ञान, जिस तरह की राजनीतिक आंकड़े, तो निश्चित तौर पे ये 10 साल विपक्ष में रहे, तो ये जो हमारे मुख से एक वाक्य निकला है ना, तो ये वाक्य में सरस्वती जी विराजमान हो गई लगती है हमें। तो ये विपक्ष की ही शोभा बढ़ाएंगे अभी आने वाले 10 सालों तक। ठीक है, चलिए ठीक है, अब वापस लौटेंगे आपके पास में और मेहमानों का रुख कर लेते हैं। दीपक रावत जी, केंद्रीय मंत्री यूकेडी की ओर से बहुत स्वागत सर आपका। दीपक जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई जमीन पर फैक्ट्रियां लगी हैं? धरातल की सच्चाई क्या है? क्योंकि अगर काम होता है तो दिखता है। गरिमा जी, 2018 के जो इन्वेस्टर समिट हुआ था, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे और स्वयं प्रधानमंत्री जी उसमें आए थे, शिरकत करी थी। उसके कोई आंकड़े भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्तुत करे जनता के सामने 2018 का? और मैं इस प्रश्न चिन्ह में जा रहा हूं कि 2018 का या तो ये कबूल है कि 2018 का जो समिट था पूर्णतः फेल हुआ, क्योंकि उसमें जितने वादे किए गए थे, सरकार ने जितने वादे किए गए थे कि धरातल पर उतरेंगे, वो नहीं उतरे। क्योंकि अभी भी ये जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, ये 2023 के बताए जा रहे हैं। 2000 आंकड़ों में जो हेराफेरी करी भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उसका कोई भी आंकड़ा सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। चलिए, आप निश्चित रूप से यदि इसमें कुछ भी उतरता है जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी कहती है, तो हमें लगता है कि निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का कोई ना कोई फायदा जरूर होगा। लेकिन प्रश्न चिन्ह कहाँ उठता है गरिमा जी? प्रश्न चिन्ह उठता है कि जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में बोल के आई थी कि स्विस बैंकों में इतना पैसा है कि यदि हम आएंगे तो अगर वो पैसा वापस आएगा तो 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे। और उलट इनके 10 साल के राज में स्विस बैंक में काला धन जपेन जी आएंगे आपके पास में, रुक जाइए। गरिमा जी, देखिए कितना अच्छा विरोधाभास है कि जो 15 लाख मिलने थे अब आपको 60 लाख रुपए मिलेंगे, क्योंकि स्विस बैंकों में 4 गुना बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा काम किया है कि जो हमारे 15 लाख थे उनको 60 लाख में परिवर्तित कर दिया है स्विस बैंकों में, क्योंकि इन्होंने ही सारे चुनाव रैलियों में चिल्ला के गले फाड़ करके जनता को आश्वासन दिया था। अब गरिमा जी, एक बात मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात मान लेता हूं कि विपक्ष का काम है सिर्फ कमियां निकालना। गरिमा जी, आप पत्रकारिता करती हैं, आप मुझे बताइए 2018 का समिट हो या 2023 का समिट हो, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी बता दीजिए जिसने शुभारंभ किया हो उत्तराखंड में। बहुराष्ट्रीय कंपनी बता रहा हूं मैं आपको। एक बड़ी कंपनी बता दीजिए जिसने अपना उद्योग खोला हो उत्तराखंड में।
एक कंपनी ऐसी बता दीजिए। अब ये तो आप अब ये बता दीजिए। देखिए, ये सारी चीजें तो मुझे लगता है कि सरकार को बिल्कुल स्पष्ट करनी चाहिए। इतनी छोटी चीजें, कहते हैं ना, बहुत। गरिमा जी ये हाँ, बताएं ना कि ठीक ये है। कंपनी आई, इस कंपनी ने अपना उद्योग केंद्र यहाँ खोला, इतने लोग लगे। ठीक ये है, क्या चलिए। आंकड़े दे रहे हैं? ये आंकड़े जो दे रहे हैं, ये आंकड़ों की बाजीगरी जो जनता के साथ कर रहे हैं। और एक विशेष टिप्पणी, अगर इनको लगता है कि अमित शाह को बुला के पंचायत चुनाव को प्रभावित कर लेंगे, जनता को ये बता देंगे कि हमने 1 लाख इन्वेस्ट करवा दिया है, तो ये भूल जाइए। जनता अपना मन बना चुकी है, इसका प्रभाव आपको 24 और 28 तारीख को दिख जाएगा। जिस तरह की बेइज्जती निर्वाचन आयोग की इस बार के पंचायत चुनाव में हुई है, आज से पहले कभी उत्तराखंड के किसी पंचायत चुनाव में नहीं, कि वो पंचायत चुनाव कराने से ज्यादा हाईकोर्ट के चक्कर लगा रहा था निर्वाचन आयोग। ठीक है, चलिए लौटेंगे, हम इनसे जवाब भी लेंगे और जानेंगे कि आखिर कितना निवेश जो है वो हुआ है, क्योंकि विपक्षी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि निवेश नहीं हुआ, जबकि सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। विस्तार से करेंगे चर्चा। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी जी हैं, अध्यक्ष यूएसएम की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। सर, आपको लगता है कि वाकई एकदम आंकड़े शून्य हैं? क्योंकि जिस तरीके से अभी दीपक जी ने कहा कि भाई ये बताएं कि आखिर कौन सी कंपनियां स्थापित हुई हैं, सिर्फ आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत मिसकम्युनिकेशन जैसी स्थिति है। क्या वाकई ये स्थिति है या फिर सच यही है जो विपक्ष कह रहा है? रीमा जी, आज जैसे कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में 1 लाख करोड़ के निवेश की बात कर रही है, जो सुनने में बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या इस निवेश की गर्माहट किसी बेरोजगार युवा की जेब तक पहुंची है? यह उत्तराखंड का वो युवा जो मेहनतकश है, ईमानदार है, लेकिन गरीब है और करोड़ों के पेपर खरीदने में, प्रश्न पत्र खरीदने में सक्षम नहीं है और इसलिए उसको सरकारी ओहदा नहीं मिल रहा है। क्या वो जो है अभी भी पहाड़ों की जो रोडें हैं उन पे धूल फांकता रहेगा? क्या उसको इससे फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए, क्या स्थानीय उद्यमियों को इससे कोई फायदा होगा या नहीं होगा, ये मुझे कहीं भी दिखता नहीं है। किसी भी पहाड़ी गांव में अगर इससे पलायन नहीं रुकता है तो मुझे लगता है कि सरकार जो इन्वेस्टर समिट को एक बड़े महोत्सव की तरह मना रही है, यह और एक बड़ी बड़ी रैलियां जो स्टेडियम में हो रही है, नेताओं के भाषण हो रहे हैं, करोड़ों रुपए की होर्डिंग लगाकर बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, मेरी तरफ से मुझे ये लगता है कि यह सब एक तरह से खाली छलावा है और दिखावा है। लेकिन अगर हम आज भी धरातल पर देखते हैं तो चाहे उत्तरकाशी से लेकर और आप पिथौरागढ़ तक चली जाइए, हजारों गांव खाली हो रखे हैं। उत्तराखंड का युवा रोजगार की तलाश में दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर की सड़कों पर संघर्ष कर रहा है और बीजेपी सरकार बताए कि कहां, कौन से जिले में उसने कितनी फैक्ट्रियां शुरू की, कितने बेरोजगार युवाओं को उसने जो है रोजगार दिया। वह हर डेटा जो है जनता के सामने रख के भारतीय जनता पार्टी की सरकार समिट के नाम पर जरूर अपना जो है वोट बैंक चमका सकती है, लेकिन क्या कभी उस गरीब के घर के चूल्हे को चमकाने का प्रयास करेगी? मेरा ये प्रश्न सरकार से है और मैं ये आग्रह भी करना चाहता हूं कि अगर आप सच हो तो हर एमओयू की स्थिति सार्वजनिक निगरानी वेबसाइट पर या ऐप पर होनी चाहिए, जिससे ये पता चले कि कब जमीन मिली, कब निर्माण हो रहा है, क्या वास्तविक स्थिति है, कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं। सभी प्रोजेक्ट में 70%, 70% नौकरियां कम से कम उत्तराखंड के युवाओं के लिए सुनिश्चित हो, ताकि जो उत्तराखंड में दूर दराजों में रह रहे बेरोजगार बच्चे हैं उनके स्किल को समझा जा सके और उन्हें मौका मिल सके। पलायन प्रभावित जिलों को निवेश के लिए प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जो हमारे उत्तराखंड में पर्वतीय जिले हैं उनमें हर्बल, फार्मा और टूरिज्म आधारित इंडस्ट्रीज क्लस्टर बनाया जाए।
स्थानीय लघु उद्योगों, महिलाओं को, वीर नारियों को, पूर्व सैनिकों को उद्यमता के लिए सब्सिडी और जो उचित प्रशिक्षण मिलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि शब्दों में इसको खाली आप ये देखेंगे कि ये खाली शब्दों में ही भारतीय जनता पार्टी इसको रख रही है। काम का ये जो उत्सव है ये कहीं भी धरातल पर नजर नहीं आता। उत्तराखंड को भारतीय जनता पार्टी से मैं कहना चाहता हूं, उत्तराखंड को भाषण नहीं, समाधान चाहिए। हमारे जो बेरोजगार युवा है उसको समाधान चाहिए। निवेश तभी सार्थक होगा जब उसका लाभ गांव के आखिरी युवा तक पहुंचेगा, और तब हमें लगेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ये रख रही है, इतना बड़ा समारोह कर रही है, ये कहीं सफल हुआ है। अदरवाइज मैं तो ये समझूंगा कि जो एक मिनट गरिमा जी, मुझे तो ये लगता है कि जो मुख्यमंत्री धामी जी हैं, जो सेंटर के बड़े बड़े आका हैं, उनको खुश रखने के लिए ये बड़ा एजेंडा चला रही है। ठीक है, कुलदीप राणा जी से जवाब ले लेते हैं। कुलदीप जी, बहुत एक सामान्य से स्थिति है कि अगर निवेश हुआ है, कंपनीज आई हैं, तो कंपनी कोई ऐसी तो है नहीं कि सिर्फ कागजों में आ गई, कागज सिर्फ सत्ता पक्ष के पास में, विपक्ष नहीं देख पाया। 2023 की बात है, 2025 चल रहा है, आधा साल बीत चुका है। अगर गृह मंत्री आकर कुछ कर रहे हैं, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है जो दुनिया देख रही है, सिर्फ उत्तराखंड थोड़ी, तो ये निवेशकों का आना विपक्ष को क्यों नहीं दिख रहा है? सच्चाई क्या है? आए नहीं या विपक्ष देख नहीं पा रहा है? विपक्ष की आंखों में क्या मोतियाबिंद है या विपक्ष की आंखें कितनी कमजोर हैं, मैं इसका जवाब तो विपक्ष के प्रवक्ता ही दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि विपक्ष में की हालत आज अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो वो अपनी वजह से कम है, वो विपक्ष की वजह से ज़्यादा है। ठीक, और ये बात जनता ने भी स्वीकारी है, जनता ने ही कही है। क्योंकि जब हम जनता के बीच में जाते हैं, चर्चा करते हैं, तो ये बात निकल कर के आती है। आज हम जिस चीज़ पर बात कर रहे हैं, मैं उसको लेकर के कुछ सवाल हैं, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी उत्तराखंडी है यहाँ पर बैठा है, वो इस बात को चाहता है कि यह जो इन्वेस्टर समिट हुआ है वो सफल होना चाहिए। शायद मैं नहीं समझता कि यहाँ पर बैठा कोई व्यक्ति इस बात से इत्तेफाक ना रखता हो कि ये इन्वेस्टर समिट सफल ना हो। प्रत्येक व्यक्ति, शायद विपक्ष के लोग भी ये चाहते हैं कि ये सफल हो, क्योंकि इससे राज्य का हित है, राज्य का लाभ है, राज्य के युवाओं का लाभ है, रोजगार का लाभ इसमें मिलेगा, क्षेत्र का विकास इसमें होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की तरफ जाना चाहूँगा इस बात को लेकर के। देखिए, भारत में इन्वेस्टर समिट की शुरुआत का जो श्रेय है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। वे जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 2003 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए वाइब्रेंट गुजरात के नाम से इसकी शुरुआत की और दुनिया के तमाम देशों में जाकर के निवेशकों को गुजरात आने का न्योता दिया और उसके लिए उन्होंने जमीन तैयार करी। जो हम सुनते हैं ना कि इंडस्ट्री को लेकर के वन विंडो सिस्टम होना चाहिए, एक ही जगह पे आपको सारी सुविधाएं मिल गई, टाइमिंग कम होनी चाहिए, लैंड बैंक होना चाहिए, एनर्जी बैंक होना चाहिए, वो तमाम ट्रेंड मैन पावर जो कहा जाता है जिसकी डिमांड होती है इंडस्ट्री के लिए, इन तमाम सारी चीज़ों को पहले पुख्ता किया और उसके बाद उन्होंने ये तमाम लोगों का आह्वान किया वाइब्रेंट गुजरात के नाम से। आपको ध्यान होगा कि एक प्रकरण हुआ था टाटा नैनो को लेकर के, 2008-9 की बात है। जनरल खंडूड़ी उत्तराखंड के सीएम थे, ठीक है। वो रतन टाटा, स्वर्गीय रतन टाटा, उसको बंगाल के पास सिंगूर में कहीं उसको लेके जा रहे थे और वहाँ उसको बड़ा विरोध हुआ, कम्युनिस्ट राजनीति वहाँ पर बड़ा विरोध हुआ उस चीज़ का, ठीक है। वो उत्तराखंड लाना चाहते थे लेकिन उत्तराखंड की सरकार इस चीज़ दिशा में समय पर निर्णय नहीं ले पाई और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने तत्काल इस मौके को लपक लिया और 1 रुपए की दर से उन्होंने वहां उनको जमीन दी, ठीक है। और न सिर्फ जमीन दी बल्कि पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट, सारी चीजें, सब कुछ उन्होंने खुद से उनको उपलब्ध कराया। और आज गुजरात में मारुति का कितना बड़ा कारखाना है
वहां पर कितनी बड़ी इंडस्ट्री है वो पूरा देश देख रहा है। ठीक, 2003 में जब उन्होंने शुरुआत की थी तो 14 बिलियन डॉलर का इन्होंने निवेश किया था उसमें। ठीक है, और 2011 आते आते ये 462 तक पहुंच गया था, बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। ठीक, अब आते हैं हम उत्तराखंड में। गुजरात के मॉडल को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मॉडल को भाजपा के तमाम राज्यों ने इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन एक कहावत है ना कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। ठीक है, आपने अपने नेता की नकल तो कर ली, कार्यक्रम की नकल तो कर ली, लेकिन आप उस ग्राउंड को लेकर के, जिस ग्राउंड पे, जिस धरातल पर निवेशकों को आना था, जहां आकर के उन्होंने इंडस्ट्री लगानी है, जो उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट की जरूरत होती है, वो तमाम सारी चीजों की दिशा में आप उतने पुख्ता नहीं रह पाए। ठीक है, आपकी तैयारियां उतनी पुख्ता नहीं हो पाई। उत्तराखंड में पहला इन्वेस्टर समिट होता है त्रिवेंद्र रावत जी के कार्यकाल में 2018 में। ठीक, और 2018 में जब ये हुआ तो उस समय तमाम सारी बातें निकल करके आई। त्रिवेंद्र रावत जी ने भी ये बातें कही कि हम ये करना चाह रहे हैं, उत्तराखंड में निवेश आएगा, बड़ा निवेश आएगा। जी 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 जी, ठीक है, लेकिन जितना भी एमओयू साइन हुए उसके मात्र 18% ग्राउंड पर आ सके। ठीक, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात उद्योग विभाग ने कही है। ठीक है, उद्योग विभाग ने कहा कि 2018 में हुए इन्वेस्टर समिट के दौरान 9 सेक्टर्स में से 601 प्रोजेक्ट्स पर एमओयू साइन हुए थे और 1,24,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का, और इसी के साथ 3,53,000 के करीब रोजगार सृजन का को प्रस्तावित था। 2023 से पहले विभाग ने दावा किया कि 6 साल पहले हुए इन्वेस्टर समिट में 538 प्रोजेक्ट्स की ग्राउंडिंग हुई। इसका लगभग 26,262 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग हुई। ठीक है, ठीक है ना, और 74,000 के करीब तो रोजगार मिला। ये 2000 तो ये विपक्ष को नजर क्यों नहीं आता? कुलदीप जी, ठीक है, आंकड़े सारे जनता जानती है, आंकड़े मोस्टली पता है। सुनिए गरिमा जी, थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा देना चाहिए। बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात हो रही है। हमारा निवेदन है कुलदीप जी को थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा नहीं होता। क्या बात है, बोलिए। मैं सरकार का पक्ष नहीं रख रहा हूँ, ये ग्राउंडिंग की बात है। अभी भी 2023 में ऐसा ही मान लीजिए कुलदीप जी, 2023 में। ठीक है जपेन जी, बस जल्दी से वो कंप्लीट कर रहे हैं, मैं फिर आती हूँ आप लोगों के पास। थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं सवाल उठाऊं तो फिर आपके लिए किरकिरी हो जाएगी अभी। ठीक है, मैं वही अभी तो मैं विषय रख रहा हूँ आपका। ठीक, 2023 में जब ये शुरुआत हुई और तमाम बड़े दावे किए गए कि हमने इतना कुछ कर दिया है, इतने लाख करोड़ की ग्राउंडिंग हम लोग करके हो गई है। मुख्यमंत्री खुद विदेश गए, लंदन गए। लंदन से कितना निवेश आया उत्तराखंड में ये तो सरकार ही बता सकती है। लेकिन अभी आज जो कार्यक्रम हुआ उसमें कहा गया कि हमने इतने सेक्टर्स में निवेश किया है। ऊर्जा के सेक्टर में कहा गया कि 23,208 करोड़ का निवेश हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं और इसमें सवाल भी उठाना चाहता हूं कि एक तरफ आप ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश की बात कर रहे हैं, वहीं त्रिवेंद्र रावत सरकार में उत्तराखंड में सोलर ऊर्जा को लेकर के एक बड़ी महत्वाकांक्षा योजना लागू की गई थी और इसमें कहा गया था कि जो भी सोलर लगाएंगे उनको सब्सिडी दी जाएगी। वर्तमान सरकार ने वो सब्सिडी खत्म कर दी है और लोग परेशान हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि उद्योग के क्षेत्र में 33,275 करोड़ के हमने निवेश किया है। हाँ कुलदीप जी, थोड़ा सा जल्दी से, ताकि राजेंद्र जी उत्तराखंड में कहाँ ये निवेश हुआ है? भाई देखिए, पहाड़ के जिलों में तो कहीं निवेश नहीं दिखाई देता है। बिल्कुल। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में कहाँ मैदानी इलाकों में कहाँ ग्राउंडिंग हुई है इन चीजों की? ठीक है, ठीक, मैदानी इलाकों में। आपने कहा कि हमने आवासीय और शहरी विकास के क्षेत्र में 1,556 करोड़ का हमने निवेश किया। अगर शहरी आवास और शहरी विकास में इतना निवेश हुआ है तो हमारे देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर के क्षेत्रों में इतनी अवैध बस्तियां क्यों हैं? ये झुग्गियां क्यों हैं? आवास उपलब्ध क्यों नहीं है गरीबों के लिए? अगर आवास के क्षेत्र में ये निवेश हुआ है।
आपने कहा कि हमने चिकित्सा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के क्षेत्र में 1311 करोड़ का हमने निवेश किया है। अगर इतने 1000 करोड़ का निवेश हुआ है तो हरिद्वार मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड पे क्यों जा रहा है? रामनगर में जो अस्पताल था वो पीपीपी मोड में क्यों है? पौड़ी का एक अस्पताल पीपीपी मोड पे क्यों है? ठीक है, आयुष के क्षेत्र में आपने कहा कि आयुष और वेलनेस पर हमने निवेश किया है। आपका एकमात्र होम्योपैथिक कॉलेज उत्तराखंड में अब खुलने जा रहा है, वो भी केंद्र के सहयोग से। ठीक है, चलिए अब तो जवाब लेते राजेंद्र जी से। इतने सारे निवेश हुए हैं, सारी चीजें हुई हैं, तो वो धरातल पर कहाँ हैं? ठीक है, ठीक है। जपेन जी मैं आऊंगी, देखिए आप ज्यादा वक्त ले चुके हैं और अभी आपके मन मुताबिक तो आज काफी बातें कुलदीप जी ने भी बोल दी, तो आपको तो खुश होना चाहिए। अभी आप सपोर्ट कर रहे थे, थोड़े सवाल आखिर में जरूर उन्होंने उठा दिए, उसका जवाब हम आपसे लेंगे। राजेंद्र जी बोलिए, आप कुछ कह रहे थे बीच में। गरिमा मेरा कहना यह है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जब होता है, जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, राज्य सरकार ने कितने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पार्क्स बनाए औद्योगिक क्षेत्र, नंबर 1। बिल्कुल के द्वारा अप्रूव्ड है, नंबर 2। नंबर 3, अभी राणा जी कह रहे थे कि जो है मोदी जी से सीखना चाहिए, मोदी जी ने किया। मान्यवर हम उत्तराखंड के लोग हैं और हमें सीखने की जरूरत है पंडित नारायण दत्त तिवारी जी से। उत्तराखंड का गठन हुआ 9 नवंबर 2000 को, लगभग जो है 24 महीने बाद तिवारी जी यहाँ सरकार में आए। चौधरी जी, मैंने ये नहीं कहा है कि नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए, मैंने कहा कि भाजपा के राज्यों ने नरेंद्र मोदी से सीखा और ये किया। इसीलिए मैंने कहा था ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। देखो भाजपा के राज्यों ने नकल तो करी, ठीक है, राणा जी आप मैंने ये नहीं कहा कि सीखना चाहिए। एक मिनट, अभी मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। आप हैं पत्रकार, आपको पूरे देश के लोगों को एक मैसेज देना चाहिए कि उत्तराखंड एक नया राज्य था जिसके मुख्यमंत्री एनडी तिवारी थे, जिन्होंने 2 साल में 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाए। गुजरात तो डेवलप्ड स्टेट था, ऐसा नहीं है कि सन 2000 में गुजरात बना और 2002 में नरेंद्र मोदी वहां मुख्यमंत्री बना और उन्होंने कोई जो है तीर मार दिया हो। तीर अगर मारा है तो निसंकोच पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने मारा है। अगर रोजगार उत्तराखंड नहीं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज का मौका उठाना, अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना और सही वक्त पर उन्हें पकड़ना भी एक अपने आप में कला है सर। बहुत बार मौके आते हैं लेकिन जिन्हें समझ नहीं होती वो छोड़ देते। कुलदीप जी भी उसी का जिक्र कर रहे थे। नए मकान को सजाना। ठीक है कुलदीप जी को सुन लेते हैं। मैं समझ गई आपकी बात। कुलदीप जी कुछ आपकी बात में कुलदीप जी कुछ जोड़ना चाहते हैं। राजेंद्र जी पूरा मौका दूंगी, माफी चाहते आप सुन लीजिए फिर बोलिएगा। जपिन जी इसके बाद आपके पास प्लीज। हाँ बोलिए। मैं बस 1 मिनट लूंगा। हाँ जल्दी से कुलदीप जी। देखिए राजेंद्र जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, आपने शायद मेरी बात को पूरा नहीं सुना। मैंने ये कहा कि सरकार ने ये दावे किए कि हमने इतनी ग्राउंडिंग की है, इतना किया है। ठीक है, शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की थी वाइब्रेंट गुजरात के नाम से, भाजपा के राज्यों ने उसकी नकल की, लेकिन नकल के लिए अकल चाहिए, ये भी मैंने कहा। मैंने ये नहीं कहा कि देश को सीखना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं, आपने तो वो नहीं सुना, मैंने ये बात उठाई कि इतनी चीजों की ग्राउंडिंग यहाँ पर हुई, त्रिवेंद्र के शासनकाल में भी ये कहा गया, लेकिन धरातल पर वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैंने ये पूछा भी था कि इन्होंने ये खुद कहा है कि इतने की ग्राउंडिंग हुई है, तो धरातल पर वो क्यों नहीं दिख रही है। ठीक है, अगर चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ है तो हमारा मेडिकल कॉलेज पीपीपी मोड पे क्यों जा रहा है। अगर ठीक अब जवाब लेते कुलदीप जी, वक्त कम है। देखिए जपेन जी बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं, बाकी मेहमान भी हैं। कुलदीप जी ठीक है, मेरी बात गलत। हाँ ठीक है जपेन जी उन्होंने करेक्ट कर दिया, अगर कोई भाव गलत था। आप जल्दी से बोलिए जपेन जी, इसके बाद आपके पास ही आती हूँ। आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं आऊंगी इसके बाद आपके पास ही। बोलिए। ट्वीट करना चाहता हूँ, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना इंडस्ट्रियल एरिया के, हमें तो कहीं इंडस्ट्रियल एरिया सरकार के द्वारा बनाया हुआ नहीं दिख रहा। तिवारी जी ने बनाया 1000 एकड़ में हरिद्वार बनाया, 500 एकड़ में भगवानपुर बनाया, 500 एकड़ में लक्सर में बनाया, 100 एकड़ में आईटी पार्क देहरादून बनाया, 300 एकड़ में सिलाकुई बनाया, 1000 एकड़ में पंतनगर बनाया। ऐसे उन्होंने बहुत से इंडस्ट्रियल पार्क बनाए और बड़ी बड़ी कंपनियां, महिंद्रा और आपका आईटीसी, लिबर्टी, बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने थे, जो दवा कंपनियां थी वो यहाँ पे आई उत्तराखंड में, यहाँ आईटी कंपनियां आई,
यहाँ विकास हुआ, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिला, और ये होना चाहिए देश हित में, राज्य हित में होना चाहिए। मैं इस चीज का पक्षधर हूँ, लेकिन झूठे आंकड़ों के साथ नहीं। जब आपके पास इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, जब आपके पास सेटअप नहीं है, आपके पास बिजली सबसे महंगी है, तो ये झूठ के आंकड़े क्यों आप प्रस्तुत कर रहे हैं? क्यों यहाँ जो है गुमराह किया जा रहा है लोगों का? अगर और या फिर ये सूची जारी करें कि फलाना FDI आया, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, ये बड़ा समूह आया, टाटा ने यहाँ इन्वेस्ट किया, बिरला ने इन्वेस्ट किया, अडानी ने किया, अंबानी ने किया, या और बहुत से जो औद्योगिक घराने हैं। हम किसी औद्योगिक घराने के खिलाफ नहीं है, ये हम चाहते नहीं कि उत्तराखंड में ना आए। हम तो चाहते हैं ताकि यहाँ के, जैसे अभी हमारे कर्नल साहब ने बताया, दीपक भाई बता रहे थे, हजारों हजार युवा पहाड़ से जो है पलायन करके गए, गांव के गांव बने गरीब। अगर मैं भी पिछले बरस में गया था पहाड़ में, मैंने 5 दिन पैदल यात्रा, पहाड़ की स्थितियां तो अलग है, मैं सहमत हूँ। हाँ। और मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। अभी मेरे एक मित्र है, उन्होंने होटल बनाया तो उन्होंने 25 लाख कर्ज दिया, 25 या 40 लाख। कहीं उसे तो नहीं ऐड कर दिया इन्होंने अपने जो है पर्यटन वाले 47,636 करोड़ के आंकड़े में। जी जी जी, ठीक है ठीक है। आप जपेन जी से जवाब लेते हैं, काफी देर से वो कुछ बोलना चाहते हैं। जपेन जी, देखिए कुलदीप जी ने आप सवाल तो सुने नहीं, चलिए ठीक है आप बोल लीजिए, लेकिन कुलदीप जी की बात पर आप खुश हो रहे थे। कुलदीप जी ने आखिर में बहुत सारे सवाल उठाए थे, उनमें से कुछ का भी जवाब आप देंगे। हाँ, पहले तो राजेंद्र जी, आपके किसी भी मित्र के कर्जे को जो उन्होंने बैंक से लिया, इन आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया, आप निश्चिंत। ठीक है। दूसरी बात, बहुत अच्छे सवाल आए, ठीक है, शंकाएं भी होनी चाहिए। उन शंकाओं के निवारण के लिए ही सरकार होती है। अभी हमारे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता, वो कांग्रेस की ही आवाज हैं, तो उनका कहना है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर नए एरियाज और वो डेवलपमेंट की जानकारी उन्हें नहीं है। तो निश्चित तौर पर हम ये पूरी तरह प्रयास करेंगे कि आपके ही नहीं, आपके अध्यक्ष तक, पूरी कांग्रेस तक ये जानकारियां चली जाएं कि जो न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्लान है और जिसके तहत इस ग्राउंडिंग को भी वहां पे स्थापित किया जाना है, जो बाकी चीजें हैं, तो वो सब तैयारियां सरकार की हैं, ग्राउंड पर काम हो रहा है। आपको जानकारियां नहीं है तो हमारा फर्ज बनता है कि सरकार की वो जानकारियां आप तक समय समय पर पहुंचे। कुलदीप जी ने सवाल उठाया कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। ठीक है, एक जो सीनियर जर्नलिस्ट जिस तरह से शंका व्यक्त कर सकता है, उनका धन्यवाद, लेकिन अगर कोई डेवलपमेंट का मॉड्यूल सक्सेस हुआ है और उस मॉड्यूल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकारें काम कर रही हैं, उसी के तहत उत्तराखंड में भी एक शुरुआत हुई। हमारे प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस जो है वो प्रदेश की राजनीति में बहुत हावी है, और उस नेगेटिविटी को तो हम नहीं कम कर सकते, वो तो विपक्ष ने अपने आप ही करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे कार्यक्रमों के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से, केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से, राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से एक पॉजिटिव वे में, एक गरिमा जी के 1 मिनट लेंगे, उसके बाद आपका सवाल सुनेंगे। पॉजिटिव वे में पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से कुछ प्रेजेंट कर रही है और धरातल पर उसका रिजल्ट लाने का प्रयास कर रही है। तो हमारा निवेदन केवल इतना है अपने विपक्ष के साथियों से कि अगर साफ नियत से काम हो रहा है, ठीक है, आप अपनी शंकाएं, आपकी शंकाओं का भी हम स्वागत करते हैं, आप थोड़ी देर के लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी शंकाओं को एक तरफ रख दीजिए। काम हम सब उत्तराखंड के लिए कर रहे हैं, हम सब उत्तराखंड वासी हैं, हम सब चाहते हैं कि देवभूमि का नाम पूरे देश में रोशन हो और प्रगति के पथ पर देवभूमि आगे बढ़े। आपने जनरलाइज बातें बहुत अच्छी बोली, लेकिन और सरकार के कार्यों की ठीक है, आप जितनी उम्मीद विपक्ष से कर रहे हैं कि भाई थोड़ी देर के लिए हमें वक्त दे दीजिए, हम बहुत अच्छा उत्तराखंड के लिए कर रहे हैं, हमें वो करने दीजिए, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कुल मिलाकर यही आपकी बातों का जिस्ट था, आपने जितना बोला। इतने आंकड़े रख दिए कुलदीप जी ने, कितने आंकड़े, आप सरकार के प्रवक्ता हैं, कितनी छोटी सी लड़ाई है। आप कह रहे हैं हमने इतना सब कुछ खड़ा कर दिया, वो कह रहे हैं नहीं नहीं कुछ है ही नहीं। क्या हवा में खड़ी हो गई इंडस्ट्रीज? मतलब ये कैसा
गैप है जो रह जा रहा है। अरे आप कह रहे हैं हमने किया भी है, चीजें हैं, लेकिन आप अपने विपक्ष को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। विपक्ष आवाज उठा रहा है लेकिन सरकार के पास ऐसा मजबूत जवाब नहीं है कि सरकार को चुप होना, विपक्ष को चुप होना पड़ जाए। क्यों भाई, चीजें हवा, आप अगर दिखती होती इतने सारे अलग अलग विभागों में चीजें, जैसे कुलदीप जी ने कहा, तो विपक्ष पागल है क्या जो सवाल उठाता रहता है? मतलब जो चीजें हो रही हैं दिख रही, विपक्ष उन पर भी सवाल उठाएगा। आपने किया तो आप बताइए ना, आप रख दीजिए आंकड़े, आप दिखा दीजिए कि देखिए इतने लोगों को हमने नौकरी दी इस वाले इन्वेस्टर समिट के बाद, इतने करोड़ों का निवेश हो गया। पर वो चीजें नहीं है, गैप इसलिए शायद कुछ लोचा होगा। हाँ, जब कैलाश जी में आती हूँ उसके बाद। आवाज नहीं आ रही जपेन जी, आवाज नहीं आ रही है। से कैसे पीछे जा सकते हैं? इस डिबेट की शुरुआत में आप आंकड़ों के ऊपर एक रिपोर्ट, एक विस्तृत रिपोर्ट आप पेश कर चुके हैं। हमने आंकड़े दे दिए, आपका काम है जनता को, देखिए विपक्ष को जनता का एक पार्ट मानते हैं। जपेन जी सुनिए, विपक्ष को, जपेंद्र जी, जनता में ही विपक्ष इंक्लूडेड होता है, विपक्ष कहीं अलग नहीं होता है। आपको चाहिए संतुष्टि देना है आपको जनता को, और साथ ही साथ विपक्ष को भी, कम से कम ऐसे मामलों में तो जहां पर खुले आंकड़ों से सब कुछ साफ हो जाएगा, तस्वीरों से साफ हो जाएगा। मतलब मुझे लगता है ये कोई मुद्दा नहीं है। विचारों की लड़ाई अलग होती है, ये फैक्ट्स की लड़ाई है, फैक्ट्स की लड़ाई जल्दी क्लियर हो सकती है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जपेन जी शांत हो जाइए। देखिए, अगर विचारों की लड़ाई होती तो वो बदलते नहीं है, उनके अपने आपके अपने, लेकिन फैक्ट्स की लड़ाई में कुछ इधर उधर नहीं होता। हाँ ना, सही गलत, सिंपल, ठीक है। कैलाश जी आप बोलिए अब। जपेन जी मैं आऊंगी आपके पास, कैलाश जी को सुनते हैं जल्दी से। देखिए, यही दुर्भाग्य है कि जो ये भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता से लेकर ऊपर तक ये किसी जनता की सुनने को तैयार तो हो। मेरा ठीक है, तो बोलना चाह रहे, आप जो बोलते हैं उसको धरातल में दिखाओ ना। हम कब मना कर रहे कि आप अच्छे काम न करो, तो बोलते हैं हम आपके साथ है अगर आप अच्छा काम करने का वो मन में रखते हैं, लेकिन आप बोलते हो खाली, करनी कथनी में आपका फर्क नजर आता है, तब हम आपके विरोध में बोलते हैं। आप बोलते हैं हमने 1 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश किया है, वो दिखना तो चाहिए धरातल में कि अगर आपने इतना निवेश यहाँ पे करवाया है तो कहाँ बेरोजगार। बिल्कुल, चर्चा वही है ना, दिखना कोई वही चीज है ना कि भाई दिखना चाहिए और साफ होनी चाहिए स्थिति। बिल्कुल, आप कह रहे हैं हमने किया भी, वो कह रहे हैं हमें कुछ नहीं मिला, प्रदेश को कुछ नहीं मिला। एक ऐसी स्थिति है और बिना वजह आप ये विवाद खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, सुनने को तैयार नहीं दूसरे की, तो हम कैसे विश्वास कर ले आप पे? ठीक है। जपेन जी कुछ कह रहे हैं जल्दी से, बहुत कम वक्त है, बस क्लोजिंग है। हाँ, फिर आप जपेंद्र जी से पूछ लेना। एक सवाल मैं करना चाहूंगा राज्य हित में। जपेंद्र भाई, 5 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के नाम बताओ जो उत्तराखंड सरकार ने बनाए हो, नंबर 1। नंबर 2, 5 ऐसे औद्योगिक घराने जो नए उत्तराखंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके नाम बता दो और हम संतुष्ट। ठीक है। जपेन जी अंतिम प्रतिक्रिया आपसे, बहुत कम वक्त है क्लोजिंग करनी। हाँ, अब हम पहले राजेंद्र भाई की ही संतुष्टि करते हैं। इन्हीं के जिले में, इन्हीं के हरिद्वार जिले में, हाँ। आज जब से ये आपका ये न्यू एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, ये अपनी समाप्ति की ओर है। जैसे ही हम उत्तराखंड स्टेट में एंटर होते हैं तो 2 इंडस्ट्रियल स्टेट्स की तो आधारशिला यहाँ रखी जा चुकी है, जो योजनाबद्ध तरीके से कम 500 से ज्यादा बड़ी इंडस्ट्रियां इस बॉर्डर एरिया पे, जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का बिल्कुल एंटरिंग पॉइंट है, वहां आने वाले समय में ये आपको सब नजर आने वाला है। पहली बात, इसी तरह से जिला उधम सिंह नगर में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पे, वहां पे जो लोकेट करके एक ये जिला हो गया, एक वो जिला हो गया। और आप 5 घरानों की बात करते हैं। आज सुबह से जो 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग का एक ये कार्यक्रम, 1 लाख करोड़ बहुत बड़े आंकड़े। मैं तो चाहती हूँ इसका आधा भी दिखने लग जाए तो विपक्ष इतनी आवाजें उठाएगा ही नहीं, इतना होहल्ला होगा ही नहीं, इतना होहल्ला होगा ही नहीं। देखिए, आंकड़े बहुत बड़े बड़े आते हैं। मुझे याद है, मैं खुद खबरें पढ़कर सुनाती हूँ, जब इन्वेस्टर समिट आया तो लाखों करोड़ की बात थी। मतलब पढ़ने में अच्छा लगता है, आप समझिए जनता को सुनने में कितना अच्छा लगता होगा, और जनता कितनी उम्मीदों से देखती होगी कि भाई इतना सब कुछ आने वाला है। लेकिन
हाँ, बहुत कम लगती हैं चीज़ें। ये थोड़ा सा मतलब दुर्भाग्य है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। वक्त की कमी, अपनी चर्चा को हमें यहीं पर रोकना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। तो आज हम चर्चा कर रहे थे इन्वेस्टर समिट को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से आज गृह मंत्री अमित शाह का प्रदेश आगमन हुआ है, एक तरफ सरकार है जो ये कह रही है कि बड़ा फायदा, बड़ा निवेश प्रदेश को मिलने वाला है, लेकिन विपक्षी अभी भी लगातार आवाज उठा रहे हैं। इस कार्यक्रम में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। लेकिन इसी बीच कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, उनका भी रुख कर लेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर का रुख करते हैं। इसी बीच बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 दिवसीय प्रस्तावित दौरा 2 अगस्त को वाराणसी आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कार्यकर्ताओं ने शुरू की जनसभा और कार्यक्रम की तैयारी। जिला प्रशासन भी पीएम के दौरे को लेकर तैयारी में जुटा हुआ है। हजारों करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। बारिश को देखते हुए जनसभा स्थल तय किया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 2 अगस्त को आ सकते हैं, यह आम खबर सामने आ रही है। कार्यकर्ताओं ने जनसभा शुरू कर दी और कार्यक्रम की तैयारी भी शुरू कर दी है। जनसभा और कार्यक्रम की तैयारियां कार्यकर्ताओं की ओर से अभी से शुरू कर दी गई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बारिश को देखते हुए जनसभा स्थल तय किया जा रहा है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, पीएम मोदी का 1 दिवसीय प्रस्तावित दौरा। 2 अगस्त को वाराणसी आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, कार्यकर्ताओं ने जनसभा की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कार्यक्रम को लेकर मंच कहां पर सजेगा, जनसभा कहां पर होगी, सभी तैयारियां जारी हैं। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? देखिए, 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा प्रस्तावित है, जहाँ वाराणसी में अपने लोकसभा क्षेत्र में वो आएंगे और उसके लिए वहाँ बीजेपी के नेता और तमाम कार्यकर्ता जो है आगमन तैयारी में जुट गए हैं, क्योंकि वहाँ एक जनसभा भी होनी है और वाराणसी समेत अन्य जिलों को हजारों करोड़ों की परियोजनाओं का लाभ भी मिलने वाला है। जिला प्रशासन की तैयारी कर रहा है, लेकिन बारिश की वजह से देखा जा रहा है कि जनसभा है वो आखिर कहाँ एक जगह किया जाए जहाँ लोगों को सुविधा हो, कोई ऐसी असुविधा न फैले कि जिससे जो है शहर या शहर वासियों को परेशानी हो। बारिश के मौसम में बरसात अगर होगी तो जगह जगह पानी जो लग जाता है उससे भी लोगों को दिक्कत होगी, क्योंकि उनकी जनसभा में कम से कम लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी। आसपास के जिले के लोग आएंगे, बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के लोग होंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। ये सब तमाम लोगों को है सुनने और ठहरने की व्यवस्था उसको भी देखा जा रहा है। वहीं वाराणसी में जो जगह है कहाँ प्रस्तावित हो रही है और कहाँ से परियोजनाओं का जो है शिलान्यास या अनावरण हो, इन सब चीजों को देख के तैयारी की जा रही है। बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताते हैं, जहां पर सीएम योगी से मिले उत्तराखंड के राज्यपाल। सरकारी आवास में उत्तराखंड के राज्यपाल ने मुलाकात की है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिष्टाचार भेंट की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें।
बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कई मुद्दों पर हुई बातचीत। अहम जानकारी आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई, पूरी जानकारी क्या है इस मुलाकात से जुड़े आपके पास में? संदीप से संपर्क टूट गया है, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं आम खबर लखनऊ से। संदीप एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। संदीप, आज मुलाकात हुई है उत्तराखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, पूरी जानकारी क्या आपके पास में? बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भेंट की है। उसमें कई मुद्दों को लेकर के चर्चाएं की गई, खासतौर पे जिस तरीके से उत्तराखंड को लेकर के चर्चाएं हुई हैं और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आगे बढ़ रही है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के भी प्रशंसा करते हुए दिखे हैं राज्यपाल वहाँ के उत्तराखंड के। तो खासतौर से आज की जो मुलाकात है काफी खास रही है, क्योंकि 5 सीढ़ी पे ये मुलाकात रही है और लगभग आधे घंटे तक मुलाकात चलती रही है, क्योंकि जिस तरीके से कई बिंदुओं को लेकर के बातचीत हुई है, क्योंकि उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये काफी महत्वपूर्ण थी आज की मुलाकात जो हुई है, काफी बेहतर देखने को मिली है। बहुत शुक्रिया संदीप आपको हमारे साथ जोड़ने के लिए, आम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से अगली बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। अगली बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां पर मानसून सत्र से विधानसभा सचिवालय शुरू करेगा पॉडकास्ट। इस बार मानसून सत्र की अवधि 1 सप्ताह होगी। विधान भवन के मुख्य मंडप में लगाए जा रहे एआई कैमरे विधायकों के कामकाज की निगरानी करेंगे। विधानसभा के मुख्य मंडप में लगाया गया नया झूमर। अहम जानकारी आपको हम बता दें, कैमरे विधायकों के कामकाज की निगरानी करेंगे, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस बार मॉनसून सत्र की अवधि 1 सप्ताह होगी। लखनऊ से बड़ी जानकारी। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।